सो जैसे रीअरेंज करेंगे ये आपका फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि x का मैक्सिमम पावर जो है वो आपका 2 है। अब बोला है कि इस सिचुएशन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। ओके, तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस चैनल के अंदर। इस सीरीज़ के अंदर हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के बारे में। लास्ट जो मेरा वीडियो मैंने अपलोड किया था उसके अंदर मैंने समझाने की कोशिश की थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण एक्चुअली में होते क्या हैं, कैसे उनको आइडेंटिफाई करना है, कैसे कोई भी इक्वेशन दी हुई हो उसमें अंदाज़ा लगाना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ओके, इसके बाद मैंने आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाए थे, जिसमें आइडेंटिफाई करना था कि कौन सी जो दी हुई इक्वेशंस हैं उनमें से कौन सा इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। ओके, अब इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बेसिकली क्या बोलता है कि आपको इसमें कुछ एक सिचुएशंस दे रखी हैं और उन सिचुएशंस को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना है। ओके, इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, शब्दों में कुछ सवालों को लिखा हुआ है और हमको उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण बना करके दिखाना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस में कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आ पाया है या मैं ठीक से आप लोगों को समझा नहीं पाया हूँ, या आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मुझे वीडियो बनाना चाहिए या किसी टॉपिक को मुझे अर्ली प्रीपोन करना चाहिए, क्योंकि मैं रैंडमली टॉपिक सेलेक्ट करके उनके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि किसी वीडियो को मुझे पहले बनाना चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आकर के मुझे टैग कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा भरपूर आपके सवालों के जवाब देने का या आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से वीडियो बनाने का। ओके, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और इसके अंदर कोशिश करते हैं कुछ एक क्वेश्चन पकड़ करके सॉल्व करने की, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के कुछ एक क्वेश्चंस पकड़ करके सॉल्व करने की। ओके, आपकी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 4.1 है इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ओके, ये बेसिकली क्या बोलता है आपको कि इसमें खूब सारा सा वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है और बोला हुआ है कि आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो जो भी आपका वर्ड्स के अंदर प्रॉब्लम लिखा हुआ है उसको आपको बेसिकली द्विघात समीकरण बना करके ख़त्म करना है, उसको सॉल्व आउट नहीं करना है। फिलहाल उसने सॉल्व करने का तरीका आपको बताया नहीं है इस एक्सरसाइज के अंदर। तो सिंपली आपको उस इक्वेशन को उस क्वेश्चन को इक्वेशन की फॉर्म में, समीकरण की फॉर्म में कन्वर्ट करके छोड़ देना है। ओके, यहाँ से बेसिकली हम ये सॉल्व करने का फर्स्ट स्टेप है। बेसिकली किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फर्स्ट स्टेप यही है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सही तरीके से बना पाते हैं। ओके, सो इस एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन के अंदर बेसिकली एनसीईआरटी आपको यही करने के लिए बोलता है। ओके, तो कोशिश करते हैं एक आधे क्वेश्चन का सॉल्व करके देखने की कैसे जो भी वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको आप इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, लेट अस से इसका पार्ट नंबर 1 जो है वो पकड़ लेते हैं। ओके, पार्ट नंबर 1 में इसने बोला है बेसिकली कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, एक आयताकार ज़मीन का टुकड़ा है समझ लीजिए। ओके, इसका उसने हमको एरिया दे दिया है 528 मीटर स्क्वायर। ओके, बोलता है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ। ओके, ये इसका लेंथ है, ये इसका ब्रेड्थ है। ओके, इसने क्वेश्चन के अंदर बोला है कि लेंथ इज़ ब्रेड्थ के दुगने से 1 ज़्यादा है, 1 मीटर ज़्यादा है। ओके, अब बोलता है कि हमको लेंथ और ब्रेड्थ निकालना है प्लॉट का। इसके लिए हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेवलप करना है। ओके, हिंदी में अगर सवाल को समझने की कोशिश करें तो हिंदी में बोलता है कि बेसिकली जो क्षेत्रफल है वो मेरा 528 स्क्वायर मीटर है इस आयत का। ओके, और जो उसकी लंबाई है वो बेसिकली चौड़ाई का दुगने से 1 ज़्यादा है। ओके, अब मुझे यहाँ क्या दिख रहा है कि चौड़ाई जो है वो लंबाई से कम है, ब्रेड्थ जो है वो लेंथ से स्मॉलर है। सो एक काम करते हैं कि हम ब्रेड्थ को x मान लेते हैं। ओके, सो हमने छोटे वाले को x मान लिया। अगर ब्रेड्थ मेरा x है सो इसको मैं इसमें डाल दूँ, इंग्लिश वाले में चाहे हिंदी वाले में एक ही बात है, आंसर दोनों तरीके से सेम ही आएगा। ठीक है, सो जो अगर मैं इस फॉर्मूले के अंदर ब्रेड्थ का वैल्यू डाल दूँ x की फॉर्म में, सो जो मेरा लेंथ निकलेगा, लेंथ विल बी 2 इंटू में b जो लिखा था b की जगह पर मैं
x लिख देता हूँ, ओके, +1। सो लेंथ मेरा बन जाएगी बेसिकली 2x + 1। सो अभी मेरा ब्रेड्थ भी x की फॉर्म में आ गई, लेंथ भी मेरा x की फॉर्म में आ गई है, ओके। अब इसमें तीसरी चीज़ हमको क्या दी हुई है? तीसरी चीज़ जो हमको इसने दी हुई है वो हमको ये एरिया दिया हुआ है, ओके। सो जो एरिया है वो मेरा 528 है। क्षेत्रफल जो है वो हमको 528 दिया हुआ है, ओके। अब अगर हम लोग याद करें थोड़ा सा फॉर्मूलेस को, तो हमको ध्यान आएगा कि अगर मैं रेक्टेंगल का एरिया लिखता हूँ, दिस इज़ बेसिकली L × B, ओके। क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ओके। सो एक काम करते हैं, यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ डालते हैं। ए का वैल्यू हमने ये लिया हुआ है, सो इसकी जगह पे 528 लिखते हैं। एल का अगर हम बात करें तो एल का वैल्यू हमने अभी ये निकाला है, यानी कि 2x + 1 निकाला है, इनटू बी का वैल्यू हमने अभी x अज्यूम किया हुआ है, दिस इज x, ओके। अब इसको सॉल्व आउट करते हैं, थोड़ा सा ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। सो 2x × x इज बेसिकली 2x² प्लस 1 इंटू में x इज x। इस 528 को इस तरफ ले चलते हैं, दिस विल बी 0 = 2x² प्लस x। 528 यहाँ प्लस का था, इधर आकर के माइनस का 528 हो जाएगा। इसको रीअरेंज कर देते हैं, ओके। सो जैसे रीअरेंज करेंगे ये आपका फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि x का मैक्सिमम पावर जो है वो आपका 2 है, ओके। और यही क्वेश्चन में हमको बोला गया था कि आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कीजिए, जो कि हमने करके दिखा दिया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे किसी भी दिए हुए वर्ड प्रॉब्लम को हमें इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना है, ओके। कोशिश करते हैं आने वाले पार्ट में कि कुछ और इसी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन और पकड़ करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं, ओके। सेकंड पार्ट में इसने हमको बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब 2 लगातार नंबर्स का जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आता है वो 306 है। हमको ये पता करना है कि वो इंटीजर्स क्या हैं। लेट अस से एक इंटीजर a है, एक इंटीजर b है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन में बोला हुआ है कि वो 306 आता है। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन दिया हुआ है कि ये दोनों लगातार पढ़ रहे हैं, मतलब एक के बाद एक पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि जो पहला इंटीजर है, ठीक है, जो पहला नंबर है उसको मैं अपनी मर्ज़ी से x मान लेता हूँ, ओके। अब इसने क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है कि a और b जो हैं वो 2 लगातार पढ़ रहे हैं नंबर। सो अगर मैं कोई एक एग्जांपल ले लूँ, लेट अस से एग्जांपल के तौर पर कि एक नंबर जो है वो मेरा 25 है, तो इसका नेक्स्ट इंटीजर जो है ऑब्वियस सी बात है वो 26 होगा। या अगर मैंने बोला कि एक इंटीजर मेरा 35 है, तो अगला जो है वो 36 ही होगा। इसी तरीके से अगर मैंने एक नंबर बोल दिया कि मेरा x है, तो इससे अगला जो नंबर होगा वो x + 1 होगा। सो अगर मेरा फर्स्ट इंटीजर मैंने x अज्यूम किया हुआ है, तो जो मेरा सेकेंड इंटीजर होगा वो बेसिकली x + 1 हो जाएगा, ओके। उम्मीद है यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि मैं अगर दोनों इंटीजर को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर 306 आना चाहिए, ठीक है। सो मेरा फर्स्ट इंटीजर जो है वो x है, इनटू जो मेरा सेकंड इंटीजर है वो x + 1 है, और जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर जो है वो 306 आता है, ओके। इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, x को पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर x को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। जब x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x × x इज़ बेसिकली x² प्लस जब x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सो x आ जाएगा इज इक्वल टू 306। अब इस 306 को उठा के दूसरी तरफ ले आते हैं तो हमारा क्वेश्चन बन जाता है, तो हमने ये एक इक्वेशन बना ली है, समीकरण बना लिया है। और अगर आप इस समीकरण को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर जो है वो मेरा
बेसिकली 2 आ रहा है। ओके, सो मैंने अगर आपको पिछला वीडियो थोड़ा सा ध्यान हो तो जहाँ पे भी मेरा मैक्सिमम पावर 2 आता है वो मेरा इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है या द्विघात समीकरण बन जाता है। ओके, सो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है और यही हमको क्वेश्चन में बोला गया था कि आप सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना करके दिखाइए। जो सॉल्व करने का तरीका है वो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, नेक्स्ट एक्सरसाइजेस के अंदर आएगा। फिलहाल के लिए हमको इतना ही करना था, इसका इक्वेशन बना करके छोड़ना था, जो कि हमने यहाँ पे बना दिया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स को इक्वेशंस के अंदर कन्वर्ट करना है। ओके, तो दोस्तों एक काम करते हैं, इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है। ओके, क्वेश्चन में क्या बोलता है, वो बोलता है कि इसमें 2 कैरेक्टर दिए हुए हैं, एक रोहन दिया हुआ है और एक उसकी मदर दी हुई है। ओके, बोलता है कि रोहन की मदर जो है वो रोहन से 26 साल ज़्यादा उनकी एज है। ओके, सो रोहन की जो भी एज है उससे 26 साल ज़्यादा उसकी मदर की एज है। अब वो बोलता है कि आज से, ये आज का सिचुएशन दिया है, आज जो है 26 साल ज़्यादा है। वो बोलता है कि आज से 3 साल बाद, बोलता है कि जो भी इनकी एजेस रहेंगी, ठीक है, मैं बोलूँ रोहन की एज 3 साल बाद रोहन 3 है और मदर की एज जो है वो मदर 3 है। ठीक है, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो इसने हमको दिया है 360। ओके, अब बोला है कि इस सिचुएशन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। ओके, सो देखने में लगेगा क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ऐसा कुछ खास है नहीं। हम लोग एक काम करते हैं हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, रोहन से स्टार्ट करते हैं। लेटस से हम लोग मानते हैं कि जो प्रेजेंट एज है रोहन की, ठीक है, वो मेरा x है। ओके, अगर रोहन की एज x है तो मदर की जो प्रेजेंट एज होगी वो बेसिकली उससे 26 साल ज़्यादा होगी। ओके, ये तो इजी पार्ट था। अब हम सेकंड सिचुएशन को यूज़ करते हैं। सेकंड सिचुएशन उसने 3 साल बाद के बारे में बात किया है। सो 3 ईयर्स लेटर, आज से 3 साल बाद जो रोहन का एज होगा, एज ऑफ रोहन, वो कितना होगा। अगर आज 10 साल रोहन का एज है तो आज से 3 साल बाद उसका एज 13 हो जाएगा। सिंपली आपने जो भी आज की एज थी उसमें आपने 3 साल ऐड कर दिया। सो आज अगर रोहन का एज x है तो 3 साल बाद x+3 हो जाएगा। सिमिलरली 3 साल बाद अगर मैं मदर की बात करता हूँ तो मदर का जितना भी एज था, सिंपली मुझे इस एज में 3 जोड़ देना है। सो दिस विल बी x+29। ओके, सो 3 साल बाद के केस के लिए हमने रोहन और उसकी मदर दोनों का एज जो है वो वर्कआउट कर लिया। अब हमको इन दोनों एजेस को यूज़ करके सिंपल एक इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन कैसे बनेगी, बेसिकली वो ऐसे बनेगी। ये जो थर्ड चीज़ हमको दिया हुआ था, इसमें इसने हमको दिया था कि रोहन का जो एज है 3 साल बाद और मदर का जो एज है 3 साल बाद, उसका प्रोडक्ट जो था वो 360 आ रहा था। सो बेसिकली जो जो रोहन का एज है वो ये है 3 साल बाद, मदर का एज 3 साल बाद ये है। सो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो मेरा 360 रहेगा। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के हिसाब से हमारा रोहन का एज 3 साल बाद यानी कि x+3 इंटू मदर का एज 3 साल बाद यानी कि x+29 एंड दिस इज इक्वल टू 360। यही हमको क्वेश्चन में यहाँ बोला गया था। अब आपको सिंपली इस ब्रैकेट को ओपन कर देना है। ब्रैकेट ओपन करने का तरीका मैंने लास्ट टाइम अपने वीडियो के अंदर समझाया था कि जो फर्स्ट वाला टर्म है विद साइन उसको फर्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, फिर फर्स्ट वाले टर्म को सेकंड वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना है, देन अगेन सेकंड वाले टर्म को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है एंड सेकंड वाले टर्म को सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करना है विद साइन। ओके, इस केस में सारे साइन प्लस के हैं इसलिए सोचना कुछ नहीं है, सिंपली आपको x को x से मल्टीप्लाई करना है, x इंटू एक्स प्लस this x into 29 plus this 3 into x, then
दिस 3 into 29 equals to 360. X into x is basically x square. This is 29x. This is 3x. This is basically 87. और 360 को दूसरी तरफ लाते हैं तो माइनस का 360 equals to 0. So this becomes x square plus 32x, and this is basically 273 equals to 0. ओके, हमने इसको इक्वेशन को जितना हम सॉल्व आउट कर सकते थे वो हमने सॉल्व आउट कर लिया है फ़िलहाल. ओके, और अगर अब हम ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन में जो वेरिएबल था उसका मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 आ रहा है, मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है. ओके, और यही हमको क्वेश्चन में बोला गया था कि इसको इक्वेशन की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करके दिखाना है. इस एक्सरसाइज के अंदर इसको सॉल्व करना नहीं है, सॉल्व करने के तरीके हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर, आने वाले वीडियोज़ के अंदर सीखेंगे. ओके, फिलहाल हमारा काम सिर्फ इतना ही है इस एक्सरसाइज के अंदर कि ये इक्वेशन जो है वो समीकरण जो है बना करके हमको छोड़ देना है. सो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है. उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करके हम इक्वेशंस के अंदर सब वर्ड प्रॉब्लम्स को कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, तो दोस्तों इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए एक आखिरी क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ये आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है. ओके, इस पार्ट में ये बोलता है बेसिकली कि एक ट्रेन है जिसको 480 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करना है, यानी 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है. ओके, अब बोलता है कि ये कोई एक पर्टिकुलर स्पीड से ट्रैवल करती है. ठीक है, हमको नहीं पता कि वो स्पीड क्या है, बट इसमें कंडीशन हमको जो दिया है वो कंडीशन ये दिया है कि अगर उसका स्पीड 8 किलोमीटर आवर कम होता, ओके, तो उसको टाइम जो है वो 3 घंटा ज़्यादा लगता. ठीक है, मतलब जितना भी स्पीड यहाँ था उससे 8 किलोमीटर कम यहाँ पर है, और जितना भी टाइम यहाँ पर था उससे 3 घंटा ज़्यादा टाइम यहाँ पर लग रहा है. ओके, तो अब देखें इस क्वेश्चन के अंदर कुछ दिया हुआ नहीं है इन जनरल, बट यस ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है. आपको सिंपली क्या करना है, जो चीज़ आपको नहीं पता है, ठीक है, उसको आपको कुछ अज्यूम कर लेना है. हमको यहाँ पे क्या नहीं पता है, हमको यहाँ पर इसका स्पीड नहीं पता है कि क्या है. ओके, सो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं. मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ ट्रेन जो है ओरिजिनली वो मेरा x किलोमीटर पर आवर थी. अगर आप थोड़ा सा स्पीड और डिस्टेंस के फंडे याद करें तो स्पीड जो होता है दिस इज बेसिकली डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. हिंदी में अगर बात करें तो चाल बराबर दूरी बटा समय. ओके, सो इस केस में जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो मेरा ये है 480. ओके, और मैंने स्पीड जो माना है इनिशियल केस में वो x माना है, यानी कि चाल जो है मैंने x माना हुआ है. सो काम करते हैं, इन चीज़ों को यूज़ करते हैं. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है. स्पीड मैंने x मान लिया है, ये मैंने x माना हुआ है. डिस्टेंस जो है, दूरी जो है वो मेरा 480 किलोमीटर है डिवाइडेड विद t. सो इसका मतलब अगर मैं इसको इधर ले चलूँ और इसको इधर ले आऊँ, सो t विल बी 480 अपॉन x. ये इतना घंटा मुझे टाइम लगेगा. ओरिजिनली अगर मेरा स्पीड x था और डिस्टेंस 480 था तो मेरा टाइम जो लगा वो मेरा 480 बटा x घंटा टाइम लगा. ओके, अब हम ये वाला केस पकड़ते हैं जो उसमें सेकंड केस हमको दिया हुआ है. ओके, इसमें इसने हमको बोला है कि जो नया स्पीड है वो बेसिकली 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाता है. ओके, अभी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो अभी भी आपका फिक्स्ड है, दूरी जो है वो आपका अभी भी 480 किलोमीटर ही है. ओके, सो जो नया टाइम निकलेगा, लेट अस से इसको मैं t1 बोल देता हूँ, तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा. ओके, अगर हिंदी में बात करें दिस विल बी दूरी बटा चाल हो जाएगा. ओके, और इस केस में दूरी जो है वो बदली नहीं है, वो अभी भी 480 है.
बट यस स्पीड जो है, चाल जो है वो मेरा चेंज हो गई है, पहले x थी अभी x-8 हो गई है, ये मेरा समय हो गया है। ओके सो दोस्तों इस तरीके से हम लोग नया टाइम निकाल पाए हैं 480/x-8। ओके बट अगर आप क्वेश्चन के अंदर वापस जाते हैं तो आपको दिखेगा कि नया जो टाइम था वो पुराने टाइम से 3 घंटे ज़्यादा था। ओके और पुराना टाइम हमने कितना निकाला था, पुराना टाइम हमने ये निकाला था। सो इससे हमें 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, ये वाला बेसिकली। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो नया टाइम है वो पुराने टाइम से 3 घंटे ज़्यादा है। अब नया टाइम क्या है, नया टाइम इज़ दिस वन 480/x-8। दिस इज इक्वल टू पुराना टाइम, पुराना टाइम जो था वो था 480/x, ये वाला। ओके सो 480/x प्लस 3। ओके अब हम क्या करते हैं, अब इसको हमको सॉल्व आउट करना है। सॉल्व आउट करने का तरीका क्या है बेसिकली कि पहले राइट साइड को सॉल्व करते हैं, इसके नीचे 1 ले लेते हैं और एलसीएम लेते हैं, एक्स एलसीएम आ जाएगा। यहाँ से जब नीचे वाले से नीचे वाले को x से x को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 480 आ जाएगा। देन अगेन इस 1 से इस x को डिवाइड करेंगे x आ जाएगा, और x को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x आ जाएगा, और यहाँ पर ये एज इट इज़ रहेगा 80/x-8। ओके अब सिंपली हमको इसको इधर मल्टीप्लाई करना है और इसको इधर मल्टीप्लाई करना है। दिस इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिक गुणा करना। ओके तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं सो 480 इंटू एक्स इधर आ जाएगा इक्वल टू ये वाला चीज़ x-8 इंटू 480 प्लस 3x। ओके ये हो जाएगा, मैंने 480 को x से मल्टीप्लाई किया, दिस विल बी 480x। उसके बाद जब ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है तो सिंपली फर्स्ट वाले को फर्स्ट से, देन फर्स्ट वाले को सेकंड से, सेकंड वाले को फर्स्ट से, देन सेकंड वाले को सेकंड से। सो मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू 480 आएगा जब फर्स्ट को फर्स्ट से किया, देन x को 3x से किया, सो x इंटू 3x हो जाएगा। देन इस -8 को इस 480 से मल्टीप्लाई किया, सो -8 इंटू 480 हो गया। देन अगेन इस -8 को प्लस 3x से मल्टीप्लाई किया, सो -8 इंटू प्लस 3x। ओके अब आगे देखते हैं क्या आता है। 480x इक्वल्स टू दिस इज अगेन 480x plus this is 3x square, then this is basically 3840 and then this is 24x। ओके काम करते हैं, इस x को इसको इधर ले चलते हैं, सो दिस बिकम 0 इज इक्वल टू ये इधर 480x प्लस का था, इधर आकर के माइनस का 480x हो जाएगा, ये वाला चीज़ प्लस का 480x है ही, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x। इस 480x से ये 480x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840। इसको रीअरेंज करते हैं, दिस विल बिकम 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू 0। सो ये हमने इक्वेशन की फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे जो x का मैक्सिमम पावर है वो जो है वो 2 आ रहा है, ठीक है। सो 2 आ रहा है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है बेसिकली। ओके और क्वेश्चन के अंदर आपको यही बोला गया था कि बताइए हम कैसे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके तो विद दिस आपकी ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.1 जो है वो ख़त्म होती है। उम्मीद है आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि कैसे हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि कोई भी दिया हुआ इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे हम लोगों को कोई भी वर्ड प्रॉब्लम दिया है तो उसको सिचुएशन को समझना है और उसको वापस से इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करना है। ओके कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल होंगे, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो था वो थोड़ा सिंपल था, उसमें आप डायरेक्टली क्वेश्चन बना पा रहे थे, बट जैसे हम फोर्थ पार्ट तक आए तो हमने देखा कि कॉम्प्लिकेशन थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, बट स्टिल हम उसको वर्कआउट कर पा रहे थे। फंडे आपको बहुत सिंपल रखने हैं। ओके स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ना है, इक्वेशंस को सॉल्व करते जाना है, लास्ट में आप देखेंगे कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आंसर को ले आ पाए हैं। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है वो हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर सीखेंगे। ओके विद दिस आज का लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों को किसी चीज़ में कोई डिफ़िकल्टी हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जा कर के टैग कर सकते हैं। ओके
तो दोस्तों अब मुलाकात होगी नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। ओके, टिल देन मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय।